तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल पे। और हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए पिछले वर्ष पूछे जा चुके प्रश्नों के सेट के बारे में। और इसमें हम अगर बात करें सब्जेक्ट की तो हिंदी विषय पर बात कर रहे हैं कि हिंदी विषय में अब तक क्या सवाल पूछे जा चुके हैं। और जैसा कि अगर हम बात करें कि जो कांस्टेबल परीक्षा 2023 है तो इसमें हिंदी विषय से जो क्वेश्चन निर्धारित है कि सवाल जितने आने हैं वो उनकी संख्या 10 है, यानी कि 10 सवाल पूछे जाते हैं हिंदी विषय से। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि 10 ही पूछे जाएंगे, कभी कभी कम पूछे जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और कुछ हिंदी ग्रामर से होते हैं जिसमें हिंदी ग्रामर से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जबकि बेसिक जो कुछ कहानियाँ वगैरह हैं उनके रचनाकार के बारे में भी पूछ लिए जाते हैं। और जैसा कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें हिंदी 10 नंबर के, इंग्लिश 10 नंबर के और गणित जो होता है वो 10 नंबर का, जबकि जीके, जीएस, करंट अफेयर और बिहार ये जो 4 टॉपिक हैं इस पे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साइंस से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो गया सिलेबस की बात। सिलेबस से 100 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, प्रत्येक सवाल पर 1 नंबर मिलता है और कोई भी निगेटिव या माइनस मार्किंग नहीं होता है। और कुल अगर पद की बात करें तो 21,000 है और 5 गुणा चुने जाएंगे आगे के लिए फिजिकल के लिए, यानी कि 1,06,955 लोग एग्ज़ाम को पास करेंगे। और जैसा कि जो पहला पेपर है ये पासिंग मार्क है, लेकिन ये भी काफ़ी टफ हुआ जा रहा है जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उसके हिसाब से। तो थोड़ी अच्छे से तैयारी करें, यानी जो भी तैयारी आपका चल रहा है उसको बेहतरीन से करें। इसके अलावा प्रत्येक दिन 3 घंटे का समय आप ज़रूर निकालें दौड़ने के लिए, गोला फेंक के लिए और लंबी कूद या ऊंची छलांग के लिए। ठीक है, तो 3 घंटा आपको डेली देना है। और रही बात कि पेपर कब तक हो रहा है, तो ये पेपर जो है दीपावली से पहले ही होंगे, यानी कि अक्टूबर लास्ट, यानी कि 20 अक्टूबर से प्रारंभ चालू होना चाहिए इसको, क्योंकि 10 नवंबर से दीपावली प्रारंभ हो जाएगा। तो संभावना तो यही है कि 20 अक्टूबर से ही पेपर चालू हो जाए, 20 या 20 के बाद किसी भी दिन से। तो आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, कुल 90 दिन है आज से, क्योंकि फॉर्म अब भरे जा चुके हैं। तो देखते हैं जो हिंदी का पहला सवाल है उसमें पहला सवाल है हमारा कि अंशुमाली समास का विग्रह सहित भेद है। 4 विकल्प हैं। पहला है अंशु है माला जिसकी, सूर्य, बहुव्रीहि समास। और बी विकल्प है कि अंशु का माली तत्पुरुष समास। और सी है अंशु है माली जो कर्मधारय समास। या फिर डी कि अंशु या माली द्वंद्व समास। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, अंशु है माला जिसकी, सूर्य, और ये बहुव्रीहि समास है अंशु माली। तो समास की अगर हम बात करें तो ये 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। और समास विग्रह की बात करें कि जब समस्त पद के जो सभी पद होते हैं उनको अलग अलग किए जाने की जो प्रक्रिया है जिसे समास विग्रह कहा जाता है। और समास विग्रह को व्यास भी कहा जाता है। और समास की बात करें तो समास जो हैं 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है अपना तत्पुरुष समास। इसके बाद आता है अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो चूंकि पहला प्रश्न ही हमारा बहुव्रीहि समास से है, तो बहुव्रीहि समास को समझ लें कि इसमें क्या होता है कि इस समासिक पद में या बहुव्रीहि समास में कोई भी पद, यानी कि जो वर्ड लिखा होता है उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में बताते हैं। बहुव्रीहि समास कहलाता है। एक एग्जाम्पल तो ये है ही अंशुमाली, जिसमें अंशु है माला जिसकी, मतलब ये किसी दूसरे के बारे में बता रहा है, तो सूर्य के बारे में बता रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास का बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा नीलकंठ, यानी कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। और दूसरा विकल्प पीताम्बर, पीत है अंबर जिनका, यानी कि पीत है वस्त्र जिनका, जिसे कृष्ण हो गए। तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। और अब बात कर लें हम अवयवी भाव समास की। तो अवयवी भाव समास जो होता है इसका पहला जो पद होता है वो अवयवी होता है और प्रधान होता है। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें जैसा कि यथासंभव, तो ये समासिक पद है यथासंभव। तो इसमें क्या है, पहला पद जो है अवयव है और दूसरा पद जो है
अन्य है और इसमें पहला पद ही प्रधान होता है अव्ययीभाव समास में। तो यथासंभव यानी कि जैसा संभव हो, और यथाशक्ति की बात करें तो शक्ति के अनुसार ये इसके उदाहरण हो गए। अब तत्पुरुष समास की बात करें तो इसमें क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि दो जो समासिक शब्द लिखे होते हैं उसमें पहला पद नहीं बल्कि दूसरा पद प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच जो कारक चिन्ह होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण राजकुमार, ये समासिक पद है और इसका जो विग्रह होगा वो होगा राजा का कुमार। तो क्या है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा है इसी का उदाहरण रचनाकार, रचना करने वाला, और धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, और धनहीन, धन से हीन। तो ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए। अब आगे बात कर लें कर्मधारय समास की। तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि दूसरा पद जो है ये प्रधान होता है और पहले पद और दूसरे पद में उपमान, उपमेय या विशेषण विशेष का संबंध होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। यानी कि क्या है कि जो पहला पद है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है। जब ऐसा संबंध कहीं पे दिखे तो ये कर्मधारय समास होता है। उदाहरण की बात करें चरण कमल, यानी कि कमल के समान चरण, चंद्रमुख या चंद्रमा के जैसा मुख, लाल मणि यानी कि लाल है जो मणि, महापुरुष महान है जो पुरुष। तो ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण हो गए। आगे है द्विगु समास। इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो पहला जो पद हो वो संख्यावाचक हो तो ये द्विगु समास कहलाता है। जैसे सप्त सिंधु, दोपहर, नवरात्र, तिरंगा। तो सप्त सिंधु की बात करें, 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु कहलाता है और ये द्विगु समास हो जाएगा। दोपहर, दोपहरों का समूह दोपहर कहलाता है, ये भी द्विगु समास है। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह या नवरातों का समूह द्विगु समास में आता है। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, ये द्विगु समास के उदाहरण है। आगे बढ़ें, जो 5वां समास है वो द्वंद्व समास। उसकी बात करें तो इसमें क्या है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व यानी कॉमन भाषा में बोलें कि झगड़ा, मतलब कि द्वंद्व होना और दोनों एक दूसरे के बराबर होना। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहलाता है। और ये समास जो है विग्रह करने पर, जब इनको समास विग्रह करेंगे तो या तो और, या, अथवा, एवं जैसे वर्ड जुड़ जाते हैं तब ये द्वंद्व समास होते हैं। और इसके अलावा इसमें योजक चिन्ह यानी कि बीच में दोनों को जोड़ने वाला एक लाइन खींचा होता है। उदाहरण नदी नाले, तो इसका जो समासिक विग्रह होगा वो होगा नदी और नाले। पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य। राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण। छल कपट, तो छल और कपट। आगे बढ़ते हैं, है ना, और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा कि नि उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है। तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं। पहला है नियुक्त, निर्यात, निपात, निवास। बी में है निबंध, निषेध, निर्धन, निस्तेज। और सी में है निरोध, निवारण, नियुक्त या निबंध। और डी में है निर्धन, निपट, निषेध या निरोध। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि जो सी विकल्प में जो शब्द दिए हुए हैं नि उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अब थोड़ी सी उपसर्ग की अगर हम बात कर लें तो ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बना लेते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। और कुछ उपसर्गों की अगर हम बात करें तो जो संस्कृत के उपसर्ग हैं इनकी संख्या 22 है, जबकि जो हिंदी के उपसर्ग हैं इनकी संख्या 13 है। उर्दू और फारसी के 19 संख्या में हैं और अंग्रेजी के 4 उपसर्ग हैं। 4 नहीं, कुछ हैं जिसकी अगर हम बात करें तो जैसे सब है, डिप्टी है, वाइस है, और जनरल है, चीफ है, हेड है। जैसे सब इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चेयरमैन वगैरह, जनरल सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर या चीफ गेस्ट, हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस। तो ये जो है अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। तो जो उपसर्ग होते हैं असल में किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। और आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि यह लड़की बहुत सुंदर है वाक्य में लड़की शब्द क्या है। 4 विकल्प हैं, शब्द, पद, विशेषण या सर्वनाम। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि जो यह लड़की बहुत सुंदर है में जो लड़की शब्द है ये असल में विशेषण है। तो विशेषण की अगर हम बात करें कि विशेषण क्यों है तो आगे बताएंगे इसमें हम। तो सबसे पहले विशेषण को जान लें कि जो विशेषण होते हैं ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और ऐसे शब्द को
विशेषण कहते हैं। और जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, जबकि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। और इसी में हम देखेंगे कि जो विशेषण होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला सार्वनामिक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा गुणवाचक विशेषण और चौथा है परिमाण बोधक विशेषण। तो जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए और वह विशेषता बताए वहाँ सर्वनामिक विशेषण होता है। ये पहला उदाहरण है हमारा, जिसको देखें कि जो हमारा प्रश्न भी है कि यह लड़की बहुत सुंदर है। तो यह जो है सर्वनाम है और लड़की जो है संज्ञा है और इसकी विशेषता बतलाई जा रही है कि यह लड़की बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे जो लड़की वर्ड है ये विशेषण हो जाएगा। तो इसीलिए और विशेषण के किस प्रकार में आएगा, तो सार्वनामिक विशेषण में आएगा। अब संख्यावाचक विशेषण की बात कर लें तो ऐसे शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 किलो दूध या 1 कुंटल गेहूँ, या ये बोल दें कि कक्षा में 10 छात्र आए हैं तो जो 10 छात्र हैं यानी जो सिर्फ 10 है वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और गुणवाचक विशेषण की बात करें तो जिस किसी शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुणधर्म, रंग, रूप आदि का पता चलता हो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे बगीचे के फूल सुंदर हैं, तो यहाँ पे जो फूल की विशेषता बतलाई जा रही है तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और चौथा बात करें कि परिमाण बोधक विशेषण, तो असल में जिस भी शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है या नाप तौल का बोध होता है जो कि निश्चित या अनिश्चित किसी प्रकार का हो सकता है, ये परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम को 5 लीटर दूध चाहिए, या राम को कुछ सामान चाहिए, तो ये परिमाण बोधक विशेषण में आते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि ये जो लड़की शब्द है ये विशेषण है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 है कि गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है इनी, आनी, आइन या ता। तो गुरु का जो स्त्रीलिंग होगा वो गुरुआइन होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा गुरु आइन, यानी कि 4 नंबर का सही विकल्प सी हो जाएगा गुरु आइन। अब थोड़ी सी हम प्रत्यय की बात कर लें तो प्रत्यय जो होते हैं ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इसके अलावा उदाहरण देख लें तो दया, धन, आलू, दयालु हो जाएगा। और प्रत्यय जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय की अगर हम बात करें तो सिंपल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जो क्रिया का मूल रूप होता है, यानी धातु में जब कोई प्रत्यय लगता है तो ऐसे प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण लिख, धन, अक, तो ये लेखक हो जाएगा। और तद्धित प्रत्यय की अगर हम बात करें तो ये ऐसे प्रत्यय होते हैं जो कि क्रिया के मूल रूप को छोड़कर अन्य शब्द जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अवयव में जुड़ते हैं, तब ये तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ध्यान रखिएगा कि कृत प्रत्यय में जब क्रिया का मूल रूप यानी जो धातु होते हैं उसमें लगते हैं कोई प्रत्यय तब ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जबकि क्रिया के मूल रूप को छोड़कर किसी अन्य में लगे, संज्ञा में लगे, सर्वनाम में लगे, विशेषण में लगे या अवयव में लगे तो ये तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अच्छा, धन आई, अच्छाई, मीठा, धन आई, मिठाई, तो ये हो गया, है ना। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 5 है वो है कि ड और ढ को कहा जाता है। 4 विकल्प हैं, सजातीय वर्ण, विजातीय वर्ण, विकसित वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, सजातीय वर्ण है तो सही विकल्प ए हो जाएगा क्योंकि ये ट वर्ग के व्यंजन है, यानी कि ट, ठ, ड, ढ। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर जो वर्ण हैं उनकी संख्या 45 है, जिसमें 13 स्वर है और 35 व्यंजन शामिल हैं, जबकि लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है, 52 है, जिसमें 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं और 4 संयुक्त प्रकार के व्यंजन हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 है हमारा कि वाच्य किसके अनुसार बनता है। वाच्य यानी वॉइस, जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा, ये उसी की बात कर रहा है कि किसके अनुसार बनता है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार या उपयुक्त सभी के। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो हमारा डी हो जाएगा कि वाच्य जो है ये इन तीनों के अनुसार बनता है। तो वाच्य जो असल में वॉइस है ये क्रिया का
रूपांतरण होता है जिसके द्वारा हमको ये पता चलता है कि वाक्य में जो कर्ता है, कर्म है या भाव है, इनमें से किसकी प्रधानता है। जब किसी एक की भी प्रधानता हो तो वो वाच्य या वॉइस कहलाता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य या एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है कर्मवाच्य या पैसिव वॉइस, और तीसरा होता है भाववाच्य या इम्पर्सनल वॉइस। तो जो ये एक्टिव वॉइस या कर्तृक वाच्य होता है, इसकी बात करें तो इसमें क्रिया का ऐसा रूपांतरण होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। और उदाहरण की बात करें, सीता गाती है, तो इसमें क्या है, कर्ता कौन है, सीता है, और कर्म क्या है, गाना। तो सीता गाती है तो इसमें सीता की प्रधानता है, यानी कि कर्ता की प्रधानता है। और दूसरा देखें कर्म वाच्य या पैसिव वॉइस, तो ये क्रिया का वह रूपांतरण होता है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण उसी से देखते हैं कि गीत सीता ने गाया, तो ये हो जाएगा इसका कर्मवाच्य। और भाववाच्य की बात करें तो इसमें क्रिया का वो रूपांतरण होता है जिसमें भाव की प्रधानता होती है। जैसे उदाहरण की बात करें, सीता से गाया नहीं जाता, ये इसका बेहतरीन उदाहरण हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 है हमारा कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। 4 विकल्प हैं, वेदना, बेड़, वन या वामन। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि बेर जो है ये तद्भव शब्द है। तो थोड़ी सी तद्भव और तत्सम की अगर हम बात कर लें तो तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से होती है, उनको तद्भव कहा जाता है। जबकि तत्सम की अगर हम बात करें तो तत्सम यानी कि जो कि इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो लिखा है तत्धन सम, यानी कि जो कि संस्कृत के 2 शब्द से मिलकर बनता है, जिसका मतलब होता है संस्कृत के समान या उसके समान। तो इन शब्दों को ज्यों का त्यों हम उपयोग में ले आते हैं, तत्सम शब्दों को। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि कुछ इसके ट्रिक है तत्सम के लिए कि स्र यानी कि श्रीमान वाला स्र, सलजम वाला स, खटकोण वाला स और व के प्रयोग से प्रारंभ होने वाले जो भी शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। जबकि अगर अंत में छ छतरी का प्रयोग हो तो ऐसे शब्द भी तत्सम होंगे, जबकि ब एवं स के प्रयोग से के प्रारंभ होने वाले शब्द तद्भव होते हैं। तो इसी उदाहरण में जो हमारा क्या कहते हैं वामन शब्द है, वेदना है, वन है, ये व से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये तत्सम हो गए। और जबकि बेर जो कि ब से स्टार्ट हो रहा है और सरौता वाला स से प्रयोग जो कुछ शब्द प्रारंभ होते हैं वो सभी तद्भव होते हैं। इसके अलावा अंत में अगर ख खरगोश और छ छाता अगर आता हो तो भी ये शब्द तद्भव होंगे, है ना। तो ये सिंपल सा आपको याद करने का ट्रिक बताया, इसको आप दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं, अच्छा होगा, है ना। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा कि पौ 12 होना मुहावरे का क्या अर्थ है। संकट में पड़ना, स्वावलंबी होना, खूब लाभ होना या भेद खोलना। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, खूब लाभ होना। तो बात करें अगर मुहावरे की, तो मुहावरा जो शब्द है असल में इसे अरबी भाषा से लिया गया है। इसमें क्या होता है कि कोई भी वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को बताता है तो मुहावरा कहलाता है। अन्य उदाहरण की बात करें, अंगूठा दिखाना, तो किसी भी चीज़ को देने से इनकार करना। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि अंगूठा दिखा रहा है मतलब अंगूठा दिखा रहा है, लेकिन इसका प्रयोग जो है अपने सामान्य अर्थ से हटकर नज़र आता है, तो ये हो गया मुहावरा। तो मुहावरे का अर्थ जो है इसमें यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, खूब लाभ होना। और इसी में अगला प्रश्न नंबर 9 है कि प्रिय वचन बोलना मुहावरे का क्या अर्थ है। फूल कर कुप्पा होना, फावड़ा चलाना, फूल झड़ना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, फूल झड़ना। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10 है कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी कौन सी है। 4 विकल्प है। पहला है कवि की स्त्री, बी विकल्प है आकाशदीप, सी है बड़े भाई साहब, डी है सुखमय जीवन। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि आकाशदीप कहानी जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, जबकि कवि की स्त्री जो है ये सुदर्शन की रचना है और बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद की रचना है, जबकि सुखमय जीवन जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कहानी है। मतलब सभी जो है कहानी ही है लेकिन सबके लेखक अलग अलग हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 11 है हमारा कि इनमें से कौन सा विकल्प बाकी 3 विकल्पों से पूरी तरह अलग है। केतु, ध्वज, पताका, कूट।
तो असल में ये जो शब्द है केतु, ध्वज, पताका, ये सभी जो है ये झंडा के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा। तो आपको पर्यायवाची भी पढ़ना है। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि अनेकार्थी शब्द तिलक के लिए निम्न में से एक अर्थ नहीं है, उसे चुनिए। यानी कि इनमें से कौन है जो तिलक का पर्यायवाची नहीं है। तो व्याख्या होता है, फलदान नहीं होता है, टीप होता है, टीका होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि जो फलदान है ये तिलक का पर्यायवाची यानी अनेकार्थी शब्द नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, चयन कीजिए। अब ये अनुलोम विलोम यानी कि एक जगह अगर ए लिखा है तो दूसरा उसका बी है, यानी कि ऐसा जोड़ा है। इसमें देखना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, उसको बताना है। तो पहला विकल्प है मिश्रित अमिश्रित, तो ये सही है, तो ये नहीं होगा। और बी विकल्प है मुख्य गौड़, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सही है। और सी विकल्प है मित्र दोस्त, तो दोनों एक ही है, मित्र का पर्यायवाची दोस्त होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। तो 13 का सही विकल्प सी। और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही है, चयन कीजिए। बताने का जो सही है एक अनुलोम एक विलोम, यानी कि एक ए है और बी है, इनमें से एक युग्म सही है, उसको चयनित करना है। तो पहला है प्रीति प्रेम, तो ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। दूसरा है प्राप्त अप्राप्त, तो ये यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा क्योंकि सी जो है अप्राप्य दुष्प्राप्य ये विलोम और अनुलोम नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 15 है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। धीमी गति से चलना, चलने में कष्ट होना, बहुत अधिक सुस्त, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो सी हो जाएगा कि बहुत अधिक सुस्त होना। और लोकोक्ति की अगर हम बात करें तो ये लोक में प्रचलित उक्ति होती है जिसे कहावत भी कहते हैं। और ये जो लोकोक्ति होता है ये एक प्रकार का पूरा वाक्य होता है जिसमें किसी भी कथन को किसी प्रसंग विशेष से उद्धृत किया जाता है। अन्य उदाहरण की बात करें, आगे कुआं पीछे खाई, तो इसका मतलब होता है कि हर तरफ हानि होने की आशंका। तो लोकोक्ति जो है ये एक प्रकार का पूरा वाक्य होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16, और ये अंतिम है हमारा इसमें। तो प्रश्न नंबर 16 है कि करुण रस को यमराज की उपाधि किसने दी। भरत मुनि ने, दांडी ने, पंडित राज ने, या भवभूति ने। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। भरत मुनि के द्वारा करुण रस को यमराज की उपाधि दी है। तो इन्होंने क्या किया था, इनके द्वारा करुण रस की उत्पत्ति को रौद्र रस से हुई मानी है। यानी कि इन्होंने ये माना है कि रौद्र रस से करुण रस की उत्पत्ति हुई है और जो इसके देवता हैं वो यमराज हैं। और इसका स्थायी भेद यानी कि जो स्थायी भाव है करुण रस का वो शोक है। तो रस की अगर हम बात करें तो रस जो है किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने में जो आनंद आता है उसे ही रस कहा जाता है। और इसके 4 अवयव होते हैं रस के। ठीक है, रस 9 होते हैं और कुछ विद्वानों ने 11 भी माना है। तो उसकी अगर हम बात करें तो जो रस के अवयव हैं वो 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। तो जो स्थायी भाव हैं वो किसी भी व्यक्ति में हमेशा विद्यमान होते हैं। कोई अगर ऐसा बात कर रहा है कि आपको हंसी आ जाए, तो ये सब चीज़ जो है स्थायी भाव हमेशा किसी व्यक्ति के मन में होते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये रस के 4 अवयव हैं। और रस की जो संख्या है मुख्यतः 9 मानी गई है, लेकिन कहीं कहीं 11 भी है। तो रस के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। तो ये था हमारा बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 की परीक्षा के लिए विषय हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में एक संक्षिप्त विवरण, जिसमें हमने बताया कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिनकी संख्या लगभग 10 या 10 से कम या 10 से ज़्यादा होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे आपकी तैयारी को और बेहतरीन करने में मदद मिली हो। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, ताकि और हम जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो डालें आपको मिले वो। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे विषय अंग्रेजी या इंग्लिश सब्जेक्ट पे बात करेंगे, जो जैसा सवाल पूछे जा चुके हैं उनके बारे में विथ डिटेल्स। तो नमस्कार और जय हिंद।